हेलो फ्रेंड्स। आज हम जर्मनी के एक बहुत प्रसिद्ध विचारक हीगल की चर्चा करेंगे। और हीगल के बारे में बात कही जाती है कि हीगल इतना कठिन लिखता था कि शायद हीगल को दुनिया में कोई समझ नहीं पाया। और उसकी कठिनाई के कारण ये कहा गया कि शायद दुनिया में एक व्यक्ति ने हीगल को समझ पाया, वो स्वयं हीगल ही था। लेकिन इसमें भी संदेह है। परंतु जिस तरीके से हीगल ने अपने विचार दिए, वाकई वो दुनिया में सबसे अद्भुत विचार बन गया। और कई मान्यताओं को उसने आगे बढ़ाया और कई मान्यताओं को खंडित किया। और ख़ास तौर पे उसके चिंतन पे ऐसा दिखता है कि यूनानी मान्यता, रूसों का प्रभाव फिर से सामने आ जाता है। लेकिन दूसरी तरफ हीगल ने उदारवादी परंपरा को अस्वीकार कर दिया। वर्तमान में देखा जाए समुदायवाद पे हीगल का बड़ा ज़बरदस्त प्रभाव है। अब उदारवादी मान्यता जो परिप्रेक्ष्य विहीन व्यक्ति की मान्यता को लेकर चलती है, यानी परिप्रेक्ष्य विहीन व्यक्ति का मतलब है कि व्यक्ति तो है लेकिन समाज नहीं है, व्यक्ति तो है परिवार नहीं है। तो उदारवादी विचारधारा अणुवादी व्यक्ति को मान्यता लेकर आगे बढ़ती है। तो जो एटोमिस्टिक इंडिविजुअल है, इसका मतलब है कि व्यक्ति बिल्कुल समाज से उसका कोई जुड़ाव नहीं, अलग थलग है। और उदारवादी विचारधारा में कल्चर, इतिहास, धर्म, इन चीज़ों की उपेक्षा की गई। जबकि हीगल का चिंतन इस मायने में बड़ा दिलचस्प है कि वो उदारवादी परंपरा से हीगल अलग है और वो आदर्शवाद की परंपरा है। और आदर्शवाद की परंपरा पश्चिमी चिंतन में नई नहीं है। वो उतनी पुरानी जितनी पुरानी प्लेटो जैसी है, वो उतनी पुरानी है जितनी पुरानी प्लेटो, अरिस्टोटल और रूसो जितनी है। लेकिन एक खास बात है, जब कोई विचारक लिखता है तो पहले हमें ये समझना है कोई विचारक है तो विचारक का एक बड़ा उद्देश्य होता है, उसका पर्पस होता है। कोई व्यक्ति बिना निरुद्देश्य नहीं, बिना उद्देश्य लिखता नहीं। हर विचारक का एक पर्पस होता है, उद्देश्य होता है। तो हेगल जर्मन था और आप देखेंगे जिस समय हेगल लिख रहा था उस समय ब्रिटेन, फ्रांस बड़े शक्तिशाली थे। दुनिया के तमाम उपनिवेशों पर इनका नियंत्रण था। उस तुलना में जर्मनी बड़ा फ्रैक्चर्ड था, बटा हुआ था। यानी हेगल की समस्या कुछ कुछ वैसी थी जिसे मैकियावेली ने इटली में फेस किया था। और इसलिए हेगल का मूल उद्देश्य क्या था? एक जर्मनी में राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाना, जर्मनी को शक्तिशाली बनाना। और जर्मनी में राष्ट्रवाद और शक्तिशाली जर्मनी को राष्ट्रवाद बढ़ाया जाए, शक्तिशाली बढ़ाया किया जाए, जर्मनी की एकता पैदा किया जाए। और ख़ास तौर पर जर्मनी ठीक वैसा देश हो जाना चाहिए जैसा फ्रांस और ब्रिटेन है। और इन लोगों ने दुनिया के तमाम उपनिवेशों पर कब्जा किया हुआ था, जबकि जर्मनी इनके पीछे था। तो हीगल का पर्पस था। इसलिए बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, जब नेपोलियन ने जर्मनी पर आक्रमण किया और उस समय हेगल जर्मनी में एक छात्र था और उसको सारा अपना बोरिया बिस्तर लेके भागना पड़ा। लेकिन उस नेपोलियन को उसने बड़ी प्रशंसा की और उसने कहा कि ये नेपोलियन नहीं है, ये एक विश्व आत्मा का अवतार है। और हेगल के विचार को आगे बढ़ाने से पहले हम यही बता दें कि हर विचार का अपना एक स्वरूप होता है। और पॉलिटिकल थियरी में, पॉलिटिकल थॉट में हम जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति आदर्शवादी है, अगर कोई विचारक तार्किकतावादी है, तो उसके मतलब क्या होते हैं। तो हर विचारक का अपना एक फ्रेमवर्क होता है। तो हमें ये समझना पड़ेगा, पहला कि हीगल का पर्पज स्पष्ट हो गया। दूसरा, हीगल एक आदर्शवादी है और आप जानते हैं जो विचारक आदर्शवादी होते हैं वो हमेशा समुदाय, राज्य को ज़्यादा महत्व देते हैं, व्यक्ति को नहीं। उनके हिसाब से व्यक्ति इसलिए है कि समुदाय का भाग है। व्यक्ति से मिलकर समुदाय नहीं बनता, समुदाय से मिलकर व्यक्ति बनता है। और यही तो समकालीन समुदायवाद की मान्यता है। दूसरी बात है, जो आदर्शवादी हैं वो राज्य को एक नैतिक संगठन के रूप में चित्रित करते हैं। इसका मतलब है राज्य अगर एक नैतिक संगठन है और राज्य कैसा है, मानव शरीर की भांति है। और जिस प्रकार से मानव के तमाम अंग हैं, मानव के अंग है वो शरीर से निम्नतर है और शरीर का महत्व ज़्यादा है, होल का महत्व ज़्यादा है पार्ट से। तो हीगल अगर आदर्शवादी है, होल को ज़्यादा महत्व मानता है, इसका मतलब राज्य का महत्व ज़्यादा है, व्यक्ति का महत्व नहीं है। और व्यक्ति की इच्छा और व्यक्ति की स्वतंत्रता को उसने बड़ा ध्यान दिया है। व्यक्ति की स्वतंत्रता को उसने बड़ा समर्थक है। लेकिन उसकी स्वतंत्रता कैसी है? रूसो जैसी। उसकी स्वतंत्रता कैसी है? सकारात्मक। आप याद रखिए, जो आदर्शवादी होगा वो व्यक्ति की स्वतंत्रता को हमेशा सकारात्मक मानेगा, पॉजिटिव मानेगा। और ये बात फिलॉसफी ऑफ राइट में रूसो ने लिखी है। और यहाँ स्वतंत्रता का मतलब क्या है? उच्चतर नैतिक इच्छा का पालन करना। अब राज्य क्या है? जो
मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ है। इसका ये मतलब ना देखा जाए कि सीधे ईश्वर धरती पर आ गए, लेकिन राज्य की विशेषता है जो कि ईश्वर क्या है, पूर्ण नैतिक विचार है, राज्य भी पूर्ण नैतिक विचार है। तो अगर ईश्वर हमें कोई आदेश देंगे तो हमें मानना पड़ेगा, तो राज्य का भी कोई आदेश है वो भी तो हमें मानना पड़ेगा। तो राज्य का जब आदेश हम मानते हैं, क्योंकि राज्य हमारी ही उच्चतर नैतिक इच्छा का रिप्रेजेंटेशन करता है, इसलिए व्यक्ति की स्वतंत्रता मनमानी काम करने में नहीं है, अपने इच्छा के अनुसार चयन करने में नहीं है, बल्कि राज्य के निर्देश के अनुसार काम करने में है और नैतिक वस्तुओं के चयन करने में है। ये सकारात्मक आज़ादी का मतलब है। तो हेगल सकारात्मक स्वतंत्रता की बात को मानता है, फिलॉसफी ऑफ राइट में उसने ये बात कही। और वास्तविक तौर पे व्यक्ति अगर राज्य की आज्ञा का पालन करेगा तो वो उसकी वास्तविक आज़ादी होगी, जैसा कि रूसो ने कहा है। तो रूसो ने क्या कहा है कि सही मायने में अपनी उच्चतर इच्छा का, नैतिक इच्छा का पालन करना स्वतंत्रता है, फ्रीडम है, न कि प्रतिबंधों से आज़ादी स्वतंत्रता है। तो रूसो सकारात्मक स्वतंत्रता को मानता है, वो राज्य को ज़्यादा महत्व देता है, समुदाय की बात करता है, क्योंकि उसका चिंतन था राष्ट्र को आगे बढ़ाना और जर्मनी की एकता को आगे बढ़ाना, क्योंकि पर्पस हमेशा ध्यान में रखेंगे। इसे आदर्शवादी है पहला, और वो रेशनलिस्ट है। ये बहुत बड़ी बात होती है। अब जिस समय वो लिख रहा है, आप याद रखिए, यूरोप में तार्किकतावाद कहाँ शुरू हुआ? पुनर्जागरण से। यूरोप में आधुनिक काल तो तर्क का युग है, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का युग है। तो हेगल की बातें कुछ कुछ ऐसी लगती हैं जैसे कोई धर्मशास्त्री बोल रहा है। और संयोग की बात है, बर्लिन विश्वविद्यालय में वो फिलॉसफी का प्रोफेसर था। वो प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस का नहीं था, लेकिन जो बड़े बड़े विद्वान हुआ करते थे उनके लिए विषयों के विभाजन मायने ही नहीं रखते थे। तो वो बातें तो कई बार ऐसा लगता है कि धर्म शास्त्र को तार्किक रूप में अंजाम दे रहा है, लेकिन उसने धर्म की बात, परंपरा की बात। तार्किकतावादी कौन होता है? जो समाज को समझने में, राज्य को समझने में, व्यक्ति को समझने में परंपरा, प्रथा, धर्म का नहीं बल्कि विवेक का महत्व स्वीकार करे। और हीगल को पता था कि जिस आधुनिक समाज में लिख रहा हूँ और मैं विवेक की बात नहीं करूँगा तो मेरी मान्यता को स्वीकार नहीं की जाएगी। और इसलिए शायद हीगल दुनिया के चुनिंदा उन विचारकों में था जो जीवन में रहते उसे इतनी बड़ी प्रसिद्धि मिली कि शायद अन्य विचारकों को ऐसी प्रसिद्धि नहीं मिल पाई। मार्क्स के बारे में तो कहा जाता है कि उसको जीवन में मृत्यु के बाद इतनी बड़ी प्रसिद्धि मिली। हेगल को तो जीवन में इतनी बड़ी प्रसिद्धि मिली थी। और हेगल रेशनलिस्ट है, इसलिए आप याद रखिए हर चीज को तर्क से प्रमाणित करना चाहता है। लेकिन आप जानते हैं तर्क के पीछे भी तो पर्पस होता है। तो पर्पस तो उसका था जर्मन में राष्ट्र राज्य की प्रभाव को आगे बढ़ाना। इसलिए उसने कहा, उसका बड़ा प्रसिद्ध कथन है, रियल इज रेशनल, रेशनल इज रियल। इसलिए उसने ये कहा कि सही मायने में जो पूरी सृष्टि का विस्तार है वो तर्क का विस्तार है। जो सृष्टि की प्रगति देख रहे हैं वो रीजन की प्रगति के रूप में है। और सबसे बड़ा रीजन क्या है? सबसे बड़ी चेतना क्या है? एक ईश्वरीय चेतना, जिसे उसने जाइस्ट या यूनिवर्सल स्पिरिट के रूप में देखा। और बड़ा संयोग की बात है, जब यूनिवर्सल स्पिरिट की बात करता है तो हम उसे सामान्य किस भाषा में समझे? ईश्वर। हम उसे समझते हैं वो ईश्वर है, जिसे वो यूनिवर्सल स्पिरिट कहता है, वो व्यक्ति की आत्मा नहीं है। और जब ईश्वर की बात करता है तो बड़ी संयोग की बात है, वो कहता है ईश्वर का इस दुनिया से मतलब नहीं है। और दूसरी बात है, ईश्वर एक तरीके का, उसमें चेतना भी नहीं है। ईश्वर में अब एक संयोग की बात है जो पूरी दुनिया का निर्माण कर रहा है। और इसलिए हीगल की थोड़ी बातें अटपटी है, लेकिन एक सामान्य भाषा में आप कहेंगे तो ईश्वर में स्वयं की चेतना नहीं है, बल्कि जब दुनिया वो बनाता है, जब ईश्वर ने दुनिया बनाई, यूनिवर्सल स्पिरिट और जिसने जब दुनिया बनाई तब उसमें विकास हुआ, कि तब उसने समझा कि हम कौन है। और इसलिए शायद ईश्वर को पता चला कि भाई हम भी तो समझे, कि जैसे कहा जाता है कि ईश्वर इसलिए धरती पर आते हैं कि बाल कला करते हैं, कि हम भी मानव के रूप में देखें, चेतना के रूप में जिए, तब तुम समझ पाए। इसलिए हीगल की बातें यहाँ बड़ी फिलोसफिकल हो जाती हैं, लेकिन सामान्य भाषा में समझा जाए कि जैसे धार्मिक व्यक्ति मानता है कि ईश्वर परमात्मा ने पूरी दुनिया का निर्माण कर दिया। ये पेड़ पौधे किसने बनाए? ईश्वर ने बनाया। ये नदी वृक्ष को किसने बनाया? ईश्वर ने बनाया। मानव किसने बनाया? ईश्वर ने बनाया। सरकार समाज किसने बनाया? इतिहास संचालन कौन कर रहा है? ईश्वर। ठीक यही बात हीगल करता है, बस नाम किसका लेता है? यूनिवर्सल स्पिरिट का। यूनिवर्सल स्पिरिट का, गॉड का नाम नहीं लेता वो। लेकिन आम भाषा हम क्या समझ लें? गॉड है। और एक खास बात है, फिर आप देखिए, क्योंकि उसका मूल उद्देश्य क्या था? जर्मन राष्ट्र राज्य को प्रमाणित करना। इसलिए वो हर बात पे अपने मूल मुद्दे पे आ जाता है। और फिर यहाँ पे उदारवादी परंपरा से उसका अलगाव दिख रहा है। वो पहला ऐसा विचारक है जिसने फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री लिखी, यानी इतिहास के घटनाक्रम का महत्व नहीं है, बल्कि इतिहास को चला कौन रहा है।
तो उसने बाकायदा बड़ी व्याख्या की है कि इतिहास को चला कौन रहा है? यूनिवर्सल स्पिरिट। जो पूर्ण आत्मा है वही अपने आप को प्रकट कर रही है इतिहास के स्वरूप में। तो पूर्ण आत्मा ने अपने आप को कैसे प्रकट किया? पहला भौतिक रूप में। भौतिक रूप में कैसे पूर्ण आत्मा ने? वही यूनिवर्सल स्पिरिट कहिए, ईश्वर कहिए आम भाषा में। तो पूर्ण आत्मा ने अपने आप को पहला प्रकट कैसे किया? भौतिक रूप में। तो अब भौतिक रूप में पेड़ पौधे, नदी नाले सब बन गए। उसके बाद मानव बना। लेकिन अब पता चला कि इस यूनिवर्सल स्पिरिट को लगा कि भाई भौतिक दुनिया बन गई, लेकिन मानव और भौतिक दुनिया में कोई तो अंतर होना चाहिए। इसलिए अब उसने कहा अब आध्यात्मिक विकास होगा, और आध्यात्मिक विकास के सिलसिले में नैतिक विकास के संदर्भ में परिवार, नागरिक समाज और राज्य की बात पर आ जाता है। और परिवार, नागरिक समाज और राज्य की बात पर जब आ जाता है, तब वो कहता है कि भाई राज्य का विकास कैसे हुआ? तो राज्य के विकास के संदर्भ में संयोग की बात है, वो इंडिया और चाइना जैसे राज्यों का उल्लेख कर रहा है। और उसने कहा कि जब ईश्वर की यात्रा होती है, यूनिवर्सल स्पिरिट की यात्रा होती है, तो वो सीधे नहीं चलते, न ही वो सर्कुलर फॉर्म में चलते हैं, बल्कि वो जिगजैग रूप में चलते हैं। तो उसने एक बड़ा ही अच्छा डायलेक्टिकल, द्वंदात्मक पद्धति ढूंढी इस इतिहास को प्रमाणित करने के लिए, अपनी मान्यता को प्रमाणित करने के लिए डायलेक्टिकल पद्धति ढूंढी। और डायलेक्टिकल का मतलब ये होता है, एक विचार आता है, फिर उसका विरोधी विचार है, एंटीथीसिस आती है। और विचार में भी कोई अच्छा तत्व है, एंटीथीसिस में कोई अच्छा तत्व है, और दोनों मिलकर क्या बन गए? सिंथेसिस। इसीलिए अब मान लीजिए कि कोई भी वस्तु है, अब हमने गेहूं बोया, एक विचार आया, अब गेहूं नष्ट हुआ, ये एंटीथीसिस है, निगेशन है। लेकिन जब गेहूं का बीज नष्ट हुआ तभी तो उसमें पौधा निकला, अनेक प्रकार के बीज आ गए, वो क्या है? सिंथेसिस है। इसी प्रकार परिवार है, थेसिस, जो लब पर आधारित है। एंटीथीसिस क्या है? नागरिक समाज, जो प्रतिस्पर्धा पर आधारित है। और राज्य क्या है? ये यूनिवर्सल स्पिरिट का पूर्ण रिफ्लेक्शन है। राज्य कहाँ पर आता है? सिंथेसिस में। और ये राज्य में ही यूनिवर्सल स्पिरिट का पूर्ण प्रकटीकरण होता है। यानी यूनिवर्सल स्पिरिट पेड़ पौधों में पूर्ण रूप में प्रकट नहीं होती, यूनिवर्सल स्पिरिट मानव में पूर्ण रूप में प्रकट नहीं होती। इसलिए यूनिवर्सल स्पिरिट पूर्ण रूप में प्रकट होती है राज्य में। इसे राज्य नैतिक है, ईश्वर भी नैतिक है। इसे हीगल ने कहा स्टेट इज मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। तो राज्य की बड़ी प्रशंसा कर रहा है। राज्य को एक तरीके से हम ये नहीं कहेंगे कि दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत तो बता रहा है, क्योंकि वो रेशनल थियरी वह मानता है। जो रेशनल को मानेगा वो दैवी उत्पत्ति की बात नहीं करेगा। लेकिन संयोग की बात है, और राज्य की ऐसी व्याख्या कर रहा है जैसे लगता है कि राज्य बड़ी नैतिक संस्था है, राज्य पूर्ण संस्था है। इन इस धरती पर परफेक्ट इंस्टीट्यूशन क्या है? स्टेट। स्टेट के आगे कोई इंस्टीट्यूशन होगी नहीं। यद्यपि इस समय अगर देखा जाए यूरोप का इतिहास, तो यूरोपियन यूनियन की तरफ आगे बढ़ गया है। तो यूरोपियन यूनियन का बनना हीगल के लिए चुनौती है, लेकिन काश अगर हीगल आज दुनिया में रहा होता तो अपनी मान्यता पर पुनर्विचार करता। लेकिन हीगल ने जो बात कही कि कैसे ईश्वर ने जब पूरी दुनिया का निर्माण करना शुरू किया, ईश्वर की आत्मा ही इतिहास में समाई हुई है। इसलिए इतिहास नहीं है, विचार है। और किसी इतिहास के पड़ाव को देखना हो तो विचारों को देखिए। और सबसे बड़ा विचार क्या है? यूनिवर्सल स्पिरिट। अब ये सबसे बड़ा विचार क्या? ईश्वर का विचार। तो ईश्वर ने सोचा कि अपना विचार हम कहाँ प्रकट करें? तो ईश्वर ने देखा कि भारत और चीन ये देश अपने विचार प्रकट करने लायक है नहीं। और हीगल ने तो कहा कि भारत में जातिवादी व्यवस्था थी, इतनी तक बात हीगल ने कही। और हीगल से पूछा कि भाई चाइना? उन्होंने कहा चाइना में ऐसा है कि राजा अपने लोगों को अपने पुत्र जैसा मानता है, तो चाइना में भी राजा का व्यवहार नागरिक के साथ ठीक नहीं है। इस वजह से हम सोच रहे हैं कि यहाँ जो विचार हमारा प्रकट हुआ वो नहीं होगा। इसलिए पहला विचार जो नैतिकता का प्रकट हुआ यूनानी युग में। और अब देखिए, अब इसे दिखता है कि कितने भी, चाहे वो हीगल हो चाहे मार्क्स हो, वो अपने इतिहास की व्याख्या में एशिया की व्याख्या को शामिल नहीं करते। इसलिए कहा भी जाता है, आजकल के पूरे पश्चिमी चिंतन में एक आरोप लगता है कि इनका विचार यूरो केंद्रित रहा है। भैया ईश्वर की यात्रा भारत से शुरू नहीं हुई। और भारतीयों से पूछे तो क्या कहेंगे? नाना भैया ये तो हमारे यहाँ प्रभु पैदा हुए हैं, रामकृष्ण सब हमारे यहाँ पैदा हुए हैं। अब ये बड़ा विवाद का विषय है, प्रभु कहाँ पैदा हुए हैं। हर धर्मावलंबी यही कहता है। तो ये बड़ी संयोग की बात है कि हीगल की विचारों की व्याख्या में, अब विचार क्या है? ईश्वर के प्रकटीकरण का रूप है। तो ईश्वर अपने आप को पहली बार कहाँ प्रकट कर रहे हैं? वो है ग्रीक एज में, यूनानी को प्रकट कर रहे हैं। बात ध्यान देने की, ईश्वर नीचे आए कभी नहीं, ऊपर से ही रिफ्लेक्ट मार रहे हैं, ऊपर से अपने आप को प्रकट कर रहे हैं। क्योंकि ईश्वर नीचे आ जाएंगे फिर तो हमारे जैसे हो जाएंगे, ईश्वर तो स्वर्ग में है। तो ग्रीक एज में पैदा हुए। ग्रीक एज में क्या था कि नैतिकता की बात बहुत ज्यादा थी।
लेकिन हीगल ने कहा कि मुझे बड़ी खराबी ये लगी कि मैं ग्रीक एज में घूम रहा था, और हीगल ने तो इतना कहा कि जब ईश्वर अपने आप को प्रकट करते हैं तो हीगल से पूछा गया कि ये बताओ हीगल महोदय, ये व्याख्या की किसने, कैसे पता चला हीगल ईश्वर प्रकट हुए? तो हीगल ने कहा ना, जब ईश्वर प्रकट होते हैं तो एक विचारक को भी साथ भेजते हैं, इसलिए अरस्तु में ईश्वर की आत्मा ही थी जो विचार का संग्रह कर रहा था। ईश्वर साथ साथ एक विचारक भेजते हैं। उसका कहने का मतलब ये भी था ईश्वर ने मुझे ही भेजा हुआ है, तो वही तो मैं उनका उल्लेख कर रहा हूँ। इसीलिए पहला यूनानी युग आया, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, यूनानी युग में प्रॉब्लम ये थी कि दास प्रथा थी, तो आज़ादी सही मिली नहीं। और हीगल ने कहा कि पूरा इतिहास ईश्वर का विस्तार है, आत्मा का विस्तार है, और आत्मा अपने आप किस रूप में प्रकट करती है? फ्रीडम के रूप में। क्या तार्किक बात उसने कह दी, क्या तार्किक बात उसने कही, इसलिए उसने दास प्रथा को स्वीकार नहीं किया। और उसने कहा कि इसलिए यूनानी युग में नैतिकता की बात तो अच्छी थी कि नैतिकता होगा, लेकिन दास प्रथा नैतिकता दोनों विरोधी है, और दास प्रथा में कैसे आज़ादी मिलेगी? तो फिर उसका विरोधी विचार क्या है? आधुनिक युग। आधुनिक युग में अच्छी बात थी, आज़ादी मिली, तर्क मिला, विवेक मिला, लेकिन समस्या थी आधुनिक युग में केवल स्वार्थ था। जब आधुनिक राष्ट्र राज्य आया, यूरोप का जो आधुनिक राष्ट्र राज्य आ रहा है, उसने ये सिद्ध कर देना चाहता था कि यूरोप में आज तक जो सभ्यता का विकास हुआ है सब नीचे है। और इसलिए राष्ट्र राज्य की समस्या तो ठीक बढ़िया विचार है, और उसमें तार्किकता है, विवेक है, लेकिन फिर प्रतिस्पर्धा है, स्वार्थ है, और प्रतिस्पर्धा स्वार्थ में वास्तविक आज़ादी नहीं मिलती। उसमें तो व्यक्ति भावनाओं वासनाओं का गुलाम हो जाता है। इसलिए उसने कहा असली आज़ादी कहाँ मिलेगी? जर्मन राष्ट्र राज्य में। और सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन होगा? जर्मन राष्ट्र राज्य। और इसलिए उसने कहा जर्मनी, जैसे ही राष्ट्र राज्य जर्मनी में आएगा इतिहास पूर्ण हो जाएगा। तो लोगों ने पूछा है भाई ये बताओ हीगल महोदय, यार तुम इतिहास को विकासशील मानते हो, एवोल्यूशनरी मानते हो, या नियतिवादी मानते हो? क्योंकि कहा जाता है, हीगल ने कहा कि देखिए चेतना हर स्टेज में, इतिहास के हर स्टेज में विचार आ रहा है, इतिहास के हर चरण में विचार आ रहा है, यूनानी युग में भी, आधुनिक युग में भी, लेकिन सर्वोच्च विचार कहाँ आया, सर्वोच्च आज़ादी कहाँ मिली? जर्मन राष्ट्र राज्य में। जर्मन राष्ट्र राज्य में। और इस कहा जाता है कि जो हीगल ने विचार दिया वो बिस्मार्क ने वास्तविक रूप में जर्मनी में पूरा कर दिया, और इसलिए वो राज्य को बड़ा महिमा मंडित कर रहा था। राज्य कह रहा था धरती पर ईश्वर का अवतार है। इसका मतलब है कि राज्य एक बड़ा समुदाय है, राज्य का हम आज्ञा का पालन करें, राज्य के खिलाफ विद्रोह न करें, राज्य के खिलाफ क्रांति न करें, और राज्य व्यक्तियों के स्वार्थों की भावना से ऊपर है। पहली बार जो राज्य में जाएंगे तब पता चलेगा कि व्यक्ति कैसे काम करता है। तो अब जरा सोच के देखिए, वो पहला विचारक था जिसने इतिहास के माध्यम से राज्य के विकास को बताया। लेकिन विवाद ये बना हुआ है कि जब आप कहते हो कि इतिहास विकासशील है, विचारों का विकास हो रहा है, तो आप नियतिवादी कैसे हो सकते हो? आलोचना उसके ऊपर है। नियतिवाद का मतलब है कि जब आप ये मान लेते हो कि एक विशेष फेज के बाद इतिहास का विकास नहीं होगा, फिर तो आप नियतिवादी हो गए। विकासवाद का मतलब है कि फिर विकास का कोई अंतिम लक्ष्य थोड़ा ही है, वो तो सतत रूप में आगे बढ़ता ही जाएगा। लेकिन आप जानते हैं हीगल का तो मूल पर्पस था जर्मनी राष्ट्र राज्य को सर्वश्रेष्ठ स्थापित करना, प्रभावशाली स्थापित करना, और ये तरीका उसने आगे भी बढ़ा दिया। अब उसने क्या कहा, इस राष्ट्र राज्य का जो विकास हुआ है, फिर डायलेक्टिक मेथड, वो हर जगह डायलेक्टिक मेथड लाया, जो कहा जाता है कि यूनानी युग से ही उसने लिया। और और कहा भी जाता है कि डायलेक्टिक मेथड जो सिंपल बात को समझाना चाहता था कि भाई हर सभ्यता का, हर राज्य का एक खराब समय आता है, तो जर्मनी का भी खराब समय है, एक खराब समय अच्छे समय को जन्म देगा। इसलिए वो कहा करता था चिंता करने की बात नहीं है। और डायलेक्टिक्स मेथड क्या है? जिग जैग फॉर्म में ईश्वर अब यात्रा कर रहे हैं, ईश्वर सीधा नहीं चलते, और नश्वर घूम घूम के चलते हैं। इसलिए उसने कहा कि जो ईश्वर की, जो आत्मा का विकास हो रहा है, ईश्वर का विकास हो रहा है, वो पहला भौतिक रूप में हुआ और दूसरा स्पिरिचुअल रूप में हुआ। और इसीलिए जब तक संस्थाएं नहीं बनेगी तब तक न हम नैतिक होंगे और न हमें आज़ादी मिलेगी। ये बात बड़ी ध्यान देने की है। इसलिए हीगल के विचार में प्राकृतिक अवस्था जैसी कोई चीज़ नहीं है, जैसा हॉब्स लॉ जैसे लोग मानते हैं। भाई आज़ादी के लिए इंस्टीट्यूशन चाहिए, आज़ादी के लिए संस्थाएं चाहिए, और फिर वो उदारवादियों से हट रहा है, उदारवादियों के प्रतिकूल जाकर कह रहा है नहीं भाई परिवार का महत्व है, सिविल सोसाइटी है। अब इसमें भी आत्मा रिफ्लेक्ट हो रही है, इसमें भी यूनिवर्सल स्पिरिट ही रिफ्लेक्ट हो रहा है। और पहली बार जब यूनिवर्सल स्पिरिट इस संस्थाओं में आती है तब उसे अपना ज्ञान होता है। नहीं तो इसके पहले तो यूनिवर्सल स्पिरिट को अपना ज्ञान ही नहीं था। यानी ईश्वर थे लेकिन ईश्वर को पता नहीं था मैं ईश्वर हूँ। अब ईश्वर को पता होने के लिए वो ईश्वर है, इन संस्थाओं की आवश्यकता पड़ी। अब
फैमिली तो ज़रूरी है, फैमिली में एकता होती है, फैमिली में त्याग होता है, परिवार में आप याद रखिए एक बड़ी अच्छी भावना होती है, यही तो नैतिकता है कि हम अपने परिवार के सदस्यों के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं। तो ये क्या है? विशेष परोपकारवाद, पर्टिकुलर अल्ट्रुइज़्म। पर्टिकुलर अल्ट्रुइज़्म का मतलब है कि हम विशेष तौर पर अपने परिवार के प्रति बड़े संवेदनशील होते हैं। हम सोचते हैं उसके लिए कुछ भी अच्छा कर दें। लेकिन अब अनेक परिवार मिल गए तो फिर समाज का विकास आगे बढ़ा और समाज का विकास कहाँ हुआ? नागरिक समाज में। और नागरिक समाज को बड़ा ही प्रभावी तौर पर हीगल ने बताया है। कहा जाता है कि पूरे पश्चिमी चिंतन में हीगल पहला ऐसा विचारक है जिसने नागरिक समाज और राज्य के बीच के अंतर को स्पष्ट किया है। इसके पहले सारे विचारक कन्फ्यूज थे। वो नागरिक समाज और राज्य के बीच अंतर कर ही नहीं पाते थे और आधुनिक समय में ऐसा ही माना जाता है कि नागरिक समाज और राज्य के बीच अंतर है। यद्यपि जितनी स्पष्ट व्याख्या उसने नागरिक समाज की है उतने स्पष्ट व्याख्या उसने राज्य की नहीं की है। फिर भी नागरिक समाज का मतलब क्या है? ये प्रतिस्पर्धा की दुनिया है। अब आप देखिए पूरे व्यापार की दुनिया जहाँ हम व्यापार करते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, तो नागरिक समाज में तो आप याद रखिए वाद क्या चलता है? थीसिस क्या है? फैमिली। एंटीथीसिस क्या है? सिविल सोसाइटी। वो हर चीज़ थीसिस एंटीथीसिस में बात करता है। यही तो डायलेक्टिक्स है। तो प्रेम का विरोधी विचार क्या है? प्रतिस्पर्धा। तो नागरिक समाज में प्रतिस्पर्धा होती है, हर व्यक्ति अपने फ़ायदे के लिए काम कर रहा होता है, अपने फ़ायदे जुटाने की बात करता है और हर व्यक्ति ऐसा कर रहा है। हर व्यक्ति ऐसा कर रहा है, इसलिए व्यापार में लोग अपने फ़ायदे की बात करते हैं। तो इसने नागरिक समाज में क्या-क्या शामिल किया कि सार्वभौमिक अहंगवाद का इगोइज़्म का मतलब स्वार्थी व्यक्ति है और हर व्यक्ति स्वार्थी है, सार्वभौमिक है। हर व्यक्ति स्वार्थी है, अपने फ़ायदे की बात कर रहा है। इसलिए उसने कहा कि नागरिक समाज में क्या आएगा? अर्थव्यवस्था आएगी। नागरिक समाज में क्या आएगा? पूरा न्याय का प्रशासन आएगा। ये बात बड़ी दिलचस्प है कि जब उसने प्रशासन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की बात की कि न्याय का प्रशासन, तब वो कह रहा है उसी में पुलिस भी आएगी और उसी में वेलफेयर का भी लोगों का आएगा। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, पश्चिमी चिंतन में ये माना गया था कि जो नकारात्मक राज्य पुलिस राज्य है और पुलिस राज्य कल्याणकारी राज्य में तो अंतर है। लेकिन हेगल ने कहा ना भाई, ये जो कल्याण का काम है वही पुलिस करेगी। और इंटरेस्टिंग पार्ट है, पुलिस का पार्ट सिविल सोसाइटी का पार्ट है, ये ध्यान देने की बात है। उसने पुलिस को सिविल सोसाइटी का पार्ट रखा है। उससे पुलिस को व्यापक रूप में कहा है कि जितना भी जो सामाजिक कल्याण की भावना है वो पुलिस करती है। जो आज की मान्यता थोड़ा अलग है। और दूसरा, फिर उसमें कौन आएगा? कारपोरेशन, यानी जो तमाम श्रमिकों के समूह हैं, व्यापारियों के समूह हैं, ये भी सिविल सोसाइटी के पार्ट होंगे। अगर पुलिस को थोड़ा सा हटा दिया जाए तो कहा जाता है कि भाई आज तो पुलिस को स्टेट का पार्ट माना जाता है। उसके बाद उसका सिविल सोसाइटी का विचार बड़ा दिलचस्प है। और पहली बार उसने माना कि भाई सिविल सोसाइटी अलग है, ये प्रतिस्पर्धा के लिए काम करती है। नागरिक समाज किसके लिए काम करता है? ये प्रेम के लिए काम करता है। और लेकिन ये दोनों पूर्ण संस्थाएं नहीं है। यहाँ देखने पर कुछ बात हमें याद आ जाती है अरिस्टोटल की, लेकिन अरिस्टोटल रेशनलिस्ट नहीं है। अरिस्टोटल परंपराओं को, प्रथाओं को बिल्कुल मानता है। हेगल बिल्कुल नहीं मानता। हेगल बिल्कुल नहीं मानता। और खास तौर पे हेगल ने कहा है लेकिन सर्वोच्च संगठन कौन है? राज्य। और इसलिए अगर आंगिक राज्य है तो आप याद रखिए राज्य में ही नागरिक समाज है और राज्य में ही परिवार है। वो राज्य को परफेक्ट इंस्टीट्यूशन मान रहा है। तो ईश्वर की जो एब्सोल्यूट स्पिरिट है वो सबसे कहाँ प्रभावी रूप में दिखेगी? राज्य में। यानी यहाँ पे भी स्वतंत्रता है, यहाँ पे भी स्वतंत्रता है। पूर्ण स्वतंत्रता कहाँ दिखेगी? राज्य में। यहाँ पे भी विचार है, यहाँ भी विचार है, पूर्ण विचार कहाँ दिखेगा? राज्य में। इसलिए उसने राज्य को मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ कहा। लेकिन जब राज्य की बात आई तो उसने कहा इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट। वैसे राज्य उसका नैतिक है। अब नैतिक राज्य हो गया, इसका मतलब अपने आप राज्य सर्वोच्च संगठन हो गया। राज्य की विशेषताएं, इसका मतलब है कि व्यक्ति की विशेषताओं से बहुत अलग है। राज्य का अपना शरीर है, राज्य का महत्व ज़्यादा है व्यक्ति के महत्व से। और व्यक्ति की होने की सार्थकता राज्य के होने में है। इसका मतलब बिना राज्य के व्यक्ति आज़ादी पा नहीं सकता, बिना राज्य के व्यक्ति में चेतना का विकास नहीं हो पाएगा, नहीं तो फिर तो व्यक्ति पशु जैसा ही रह जाएगा। इसलिए उसने कहा कि राज्य में क्या शामिल होगी? नौकरशाही। उसे नौकरशाही को एक यूनिवर्सल क्लास के रूप में उल्लिखित किया। उसका कहना है कि नौकरशाही समाज की भलाई के लिए काम करती है। नौकरशाही समाज की भलाई के लिए काम करती है। और उसने उसे तार्किक कहा और विधायिका को भी राज्य के पार्ट में शामिल किया। और इसलिए कहा जाता है कि हेगल ने राज्य के भी विकास की ऐसी चित्रण कर दिया जैसा उसने नागरिक समाज के विकास का चित्रण किया, वैसा उसने इतिहास का भी चित्रण किया। हर चीज एक विकासशील रूप में है, लेकिन विकास का परफेक्ट आधार क्या है? राज्य। हीगल के चिंतन में राज्य को अत्यधिक महत्व दिया गया है
और राज्य की खास विशेषता है जहाँ पे परिवार से क्या लिया गया है, परोपकारवाद, अल्ट्रुइज्म, और नागरिक समाज से क्या लिया गया है, सार्वभौमिक, यूनिवर्सल। इसका मतलब है राज्य में जनता क्या जो प्रेम होगा वो परिवार का दायरा नहीं होगा, क्योंकि परिवार का दायरा सीमित है और राज्य का दायरा बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे आम जनता का राज्य के प्रति प्रेम होगा, सबसे बड़ी बात है। राज्य के प्रति प्रेम होगा, राज्य के प्रति निष्ठा होगी, तो उनके प्रेम का दायरा बड़ा हो जाएगा और ये सार्वभौमिक होगा। हर व्यक्ति में ये प्रवृत्ति पाई जाएगी। इसलिए इस राज्य को हीगल ने सर्वाधिक महत्व दिया और इसलिए हीगल ने आंगिक राज्य का विचार दिया, क्योंकि हीगल राज्य को यंत्र नहीं मानते। और अगर वो उदारवादियों की भांति राज्य को समझौते पर आधारित संस्था मानते तो फिर वो राज्य के बजाय उनको व्यक्ति को महत्व देना पड़ता। इसलिए उन्होंने राज्य को सर्वाधिक महत्व दिया, जहाँ पे परिवार का प्रेम और नागरिक समाज की सार्वभौमिकता दोनों का सिंथेसिस हो जाएगा, फिर बनेगा राज्य, फिर बनेगा सार्वभौमिक परोपकारवाद। और इसलिए सकारात्मक आज़ादी की बात करते हैं कि आज़ादी का मतलब है इस नैतिक राज्य की आज्ञा का पालन करना। और अगर हम हीगल के चिंतन को देखें तो इतना बड़ा विचारक हीगल था, उसका प्रभाव कहाँ कहाँ हुआ। अगर आप देखेंगे हीगल के चिंतन में प्रभाव कहाँ कहाँ आया, तो मार्क्स ने डायलेक्टिक मेथड हीगल से सीखा। यद्यपि ये बात अलग है कि मार्क्स ने उसके आदर्शवादी विचारों को भौतिकवाद में परिवर्तित कर दिया। हीगल, इसलिए मार्क्स ने कहा कि भाई देखो हीगल बात तो सही कह रहा था, लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ें इकोनॉमी होती हैं, सामाजिक परिस्थितियाँ होती हैं और विचार सामाजिक परिस्थितियों की देन होते हैं, ऐसा हीगल ने कहा। और ग्रीन कहा जाता है कि देखिए उदारवाद, उदारवाद अगर आदर्शवाद से प्रेरित हो गया तो वो श्रेय हीगल का जाता है। हीगल ने इतना प्रभावित किया, इन्हें सोचिए। और मार्क्स भी तो उसी न्यू हेगलियन स्कूल का एक छात्र था। मार्क्स हीगल से बड़ा प्रभावित हुआ, लेकिन उसने हीगल के इतिहास को आर्थिक इतिहास के रूप में चित्रित कर दिया। उसने हीगल के राज्य के संपूर्णता के विचार को स्वीकार नहीं किया, लेकिन डायलेक्टिक्स को उसने लिया। इधर मार्क्स ने डायलेक्टिक्स का प्रयोग बिल्कुल अलग उद्देश्य के लिए कर दिया, राज्य को समाप्त करने के लिए। और यहाँ पे ग्रीन तो बिल्कुल आदर्शवादी, और कहा जाता है पहला विचारक ग्रीन है जिसके चिंतन में वो उदारवादी होते हुए बड़ा आदर्शवादी है। उसे ग्रीन ने भी कहा राज्य की प्रमुखता है, इसे ग्रीन ने भी कहा कि समुदाय का महत्व है। इसे ग्रीन ने पहली बार कहा भी जाता है, सेबाइन ने कहा कि ग्रीन पहला ऐसा पश्चिमी विचारक है जो समुदाय को केंद्र में लाता है उदारवाद में। इसलिए ग्रीन पर उसका प्रभाव पड़ गया। क्या मार्क्सवाद, क्या उदारवाद, सबको हीगल ने प्रभावित किया। और नागरिक समाज और राज्य के बीच क्लियर कट डिफरेंस बताने वाला हीगल था। और इसके अलावा देखेंगे उसकी जो आलोचना होती है, आलोचक कौन है। अब जानते हैं कि आलोचक कहते हैं कि नहीं वो तो सर्वाधिकारवाद का पिता था, यानी जो आज के दौर में चाइना जैसा शासन है उसका दादा कौन था, हेगल जैसा आदमी था। और जो मुसोलिनी, हिटलर जैसे लोग हुए उनको प्रेरणा कौन दे रहा था, हेगल। कारण ये लगाया गया कि हेगल के विचार में व्यक्ति का महत्व नहीं होता। अब अगर सवाल है कि राज्य में ही पूर्ण चेतना है, राज्य ही पूर्ण नैतिक है, तो व्यक्ति की आज़ादी क्या है, राज्य की आज्ञा का पालन। तो राज्य में हिटलर, मुसोलिनी जैसा व्यक्ति हो या कोई हो, इसलिए तो हिटलर, मुसोलिनी कहा करते थे जो मैं सोचता हूँ वही परफेक्ट है। तो लोगों ने कहा भैया ये विचार उनको मिला कहाँ से, ये विचार दादाजी ने दिया, वो थे हेगल। वैसे कॉल पापर ने कहा भाई कि अगर हम मुक्त समाज के दुश्मनों में 3 नाम लें तो प्लेटो, हेगल और मार्क्स ही तो आते हैं। और तीनों खास विशेषता है, और तीनों व्यक्ति की आज़ादी, व्यक्ति की स्वतंत्रता, और व्यक्ति की आज़ादी स्वतंत्रता कुर्बान कर देते हैं राज्य के नाम पर। तो अब सवाल ये है कि हेगल ने अच्छी बात कर दी, राज्य की पूर्णता करिए, लेकिन व्यक्ति को एक तरीके से आप दास बना दे रहे हैं। ये तो कॉल पापर की आलोचना है। और कॉल पापर तो यहाँ तक कहते हैं कि हेगल के इतिहास की व्याख्या भी ठीक नहीं है, क्योंकि हेगल ने उस इतिहास को नहीं देखा जो इतिहास था, उस इतिहास को देखा जो बनाना चाहते थे। और वो इतिहास को वहाँ ले जाना चाहते थे जैसे किसी फिल्म का डायरेक्टर मूवी को ले जाना चाहता है कि उसको पता है, पहले से उसको निश्चित है कि मूवी यहीं ख़त्म करनी है, उसके पीछे वो सारी कहानी ट्विस्ट कर देगा। तो ये वैज्ञानिक व्याख्या तो नहीं हुई। और इसलिए कॉल पापर तो हमेशा ही बात कहते हैं कि इन लोगों के समाज के परिवर्तन का तरीका अवैज्ञानिक था। ये लोग बिल्कुल मुक्त समाज के दुश्मन थे। हाँ, मुक्त समाज का मतलब उदारवादी समाज, मुक्त समाज का मतलब लोकतांत्रिक समाज। तो इन लोगों ने तो मुक्त समाज, लोकतांत्रिक समाज की बिल्कुल धज्जियां उड़ा के रख दी।
यही तो आधुनिक सर्वाधिकारवाद के जन्मदाता है। और मार्क्स ने तो बाद में कहा ही कि हीगल, कहा तो अच्छी बात है लेकिन वो शीर्षासन कर रहा था। मार्क्स ने कहा हीगल उल्टा खड़ा था। उल्टा क्यों खड़ा था? अरे भाई हम पैदा होते हैं तो शरीर आती है, विचार बाद में आता है, और हीगल कह रहा है विचार ही पहले आता है। हीगल की पूरी चिंतन को देखा जाए तो विचार से भौतिक दुनिया है, इसलिए तो आदर्शवादी है। मार्क्स कहते हैं भाई उल्टा होता है, पहले हम पैदा होते हैं तो पैदा होते हमें थोड़ी पता था पॉलिटिकल साइंस क्या है। अरे स्कूल गए, सीखा, तो वस्तु का महत्व ज़्यादा है, इस भौतिक दुनिया का महत्व ज़्यादा है। तो हीगल कह रहा है चेतना निर्धारित करती है सामाजिक परिस्थिति को, यानी चेतना से इस भौतिक दुनिया से सब कुछ बना, विचारों से पूरी भौतिक दुनिया बनी। जबकि मार्क्स का कहना है कि नहीं, मामला उल्टा है, भौतिक दुनिया से विचार बने। ये मान्यता हीगल की है, जिसका समकालीन समुदायवादियों ने फिर से पुनर्जीवन किया, फिर से उसको आगे बढ़ाया। और देखिए इस आलोचना के बावजूद भी भाई हर विचार की आलोचना की जा सकती है। कॉलपापर का नज़रिया अलग है, कॉलपापर उदारवादी है, तो उदारवादी और आदर्शवाद के नज़रिए में थोड़े से भिन्नता तो वही है, लेकिन उसके बावजूद हीगल ने समुदाय का महत्व को आगे बढ़ाया, नागरिक समाज और राज्य के महत्व अंतर को स्वीकार किया, ब्यूरोक्रेसी की मान्यता को आगे बढ़ाया। ये सारी विचार हीगल के आज भी बड़े प्रासंगिक हैं। और हीगल ने बात कही कि आज़ादी सही मायने में केवल अपने स्वार्थों की पूर्ति का नाम नहीं है, बल्कि समुदाय की भलाई का भी नाम है। इतना ही है हीगल। धन्यवाद।